फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जैक के द्वारा जो जारी किया गया है कक्षा 11 का जियोग्राफी यानी भूगोल के मॉडल सेट 2022-23 को लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। इसके पहले मैंने जैक के कक्षा 11 के और भी विषयों के मॉडल सेट को जारी कर दिया गया है, जो यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसको आप ज़रूर जा कर के देख लें चैनल पर। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही मॉडल सेट और वीवीआई क्वेश्चन पाते रहें। आइए फटाफट भूगोल के प्रश्नों को देखते हैं। कुछ निर्देश हैं जो कि हर विषय के सेट में है, तो ये निर्देश बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जनक या पिता कौन है? इरेटोस्थनीज, ठीक है। ये आप जानते होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर भूगोल के जो विद्यार्थी होंगे उनको ये प्रश्न पता होगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। अब इरेटोस्थनीज जो थे वो क्या थे? एक भूगोल शास्त्रज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे तथा एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये यूनान के थे। अगर प्रश्न ये पूछ दे कि भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज कहाँ के निवासी थे, तो ये यूनान के थे, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन के अलावा उससे इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बनेंगे उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आपको अगर तैयारी करनी है, ढंग से करनी है, तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? तो कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा गोखुर झील, ठीक है। अब देखिए, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या होता है। अब नदी द्वारा जो स्थलाकृति होती है उसमें बहुत सारी स्थलाकृतियाँ आती हैं, जैसे वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, विसर्प, ठीक है। ये नदी द्वारा निर्मित है। और नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित, यानी नदी के निक्षेपण द्वारा भी बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जिसमें जलोढ़ है, पंख है, जलोढ़ शंकु है, गोखुर झील है, डेल्टा है। तो दोनों ये ऊपर के जो हमने बताया, ये दोनों जो है नदियों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तो उसमें गोखुर झील भी है, ठीक है। तो गोखुर झील जो हो नदियों के द्वारा निर्मित होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो कौन सा तत्व जो है वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? तो वो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी विभेदन, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? विभेदन हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन। ये जो है वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। चौथा प्रश्न देखिए, क्रास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो जो क्रास्ट प्रदेश होते हैं वहाँ जो भूमिगत जल होता है वो अधिकतर जो होता है रिसाव के, जो उसमें चट्टानें होती हैं उसमें छोटे छोटे महीन महीन छेदें होती हैं, जिसमें घूलन के द्वारा उसमें पानी नीचे चला जाता है। और इसका जो उत्तर होना चाहिए, वो उत्तर जो होगा वो अपर्दन, ठीक है। अपर्दन के द्वारा जो है उसमें छेद होते जाते हैं और उसमें जल भर जाता है। जो कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर इसी क्रिया के द्वारा होता है, इरोशन के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न देखिए, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ है? तारों का निर्माण, ठीक है। तारों का निर्माण जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे चैनल जो है आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ दे रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बहुत सारे चैनलों पर आप जाएंगे तो कहीं कुछ आपको देखने को मिलेगा, कहीं कुछ देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का कोई चैनल आपको ये उत्तर बता देगा, कोई ये बता देगा और कोई ये बता देगा। तो इससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप ऐसा चैनल देखिए जहाँ पे सत्य और सही उत्तर बताए जाते हों, ठीक है। तो इस पर मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दूं कि तारों का जो निर्माण हुआ था वो कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था। वो तारों का जो निर्माण हुआ था 5 से लगभग 6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व, तो यानी यहाँ उससे मिलता जुलता जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, 5 अरब वर्ष पूर्व। तो ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। मैंने इस पर बहुत सा रिसर्च किया और इस पर पाया कि एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में भी यही दिया हुआ है, 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। और एनसीईआरटी हर जगह मान्य होता है। कुछ व्यक्ति हैं जो गूगल कर लेते हैं और गूगल में आपको देखने को मिल जाएगा कि 9 से 10 अरब वर्ष पूर्व, तो आप वो जो है इसको सही कर दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है। सही जो होगा 5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कौन होता है? जो पेड़ों पर या घास फूस पर आश्रित होता है, उसे हम प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहते हैं। तो बकरी इसमें है,
जो शाकाहारी, बाकी सभी देखिए यहाँ पे मांसाहारी जो जानवर को खाते हैं, तो ये सभी द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, द्वितीय श्रेणी। लेकिन बकरी जो है वो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता है। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो पृथ्वी की आंतरिक जो परत है उसमें क्या होता है, निकिल और लोहा की प्रधानता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, निकिल और लोहा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है, निकिल व लोहा। क्रोर आप जानते होंगे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर मैं बनाऊँ तो ये आपका हो गया क्रोर और ये हो गई आपकी भूपर्पटी। यानी अगर इसके नाम को अगर हम देखें तो इसका क्या होगा, ये फर्स्ट वाला जो होगा आपका, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रस्ट। जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला जो है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, ठीक है, मेंटल। और जो थर्ड है इसी को हम क्रोर या क्रोड बोलते हैं, ठीक है, CROD, ठीक है, क्रोड या क्रोर बोलते हैं। तो ये जो थर्ड वाला है इसी को पूछ रहा है, ठीक है। ये जो सबसे आंतरिक बिंदु जो होता है पृथ्वी का, जो सबसे आंतरिक बिंदु होता है, ये गोला मैंने नहीं बनाया, एक आपको पार्ट करके दिखाया है। तो उसमें जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो उसमें जो होता है निकिल व लोहा होता है। एक चीज़ इस पर और ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने अभी परत आपको बनाई थी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये जो मैंने अभी आपको बना करके दिखाया था, ये वाला पार्ट, इसमें जो होता है भूपर्पटी, यानी जो सबसे ऊपरी परत है, इस परत की बात कर रहा हूँ मैं, जो सबसे ऊपरी परत है वे पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% या 0.5, ठीक है, इतना ही होता है। ये जो ऊपरी भूपर्पटी होता है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। और जो बीच वाला हिस्सा होता है मेंटल, ये जो होता है सबसे ज़्यादा होता है 83%। कितना परसेंट, 83%। और बाकी जो शेष बचता है लगभग 16%, वो जो होता है ये आपका क्रोर होता है, ठीक है, कोर। तो ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो विश्व के जो सबसे ऊंचे वृक्ष होते हैं वो विषुवतीय वर्षा वन जीनोम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विषुवतीय वर्षा वन जीनोम में, ठीक है। आगे चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है? दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है? तो ये जो है वो है प्रवाह, ठीक है, फ्लो। दक्कन ट्रैप जो है ज्वालामुखी उद्गार के बाद उसमें जो लावा निकलता है, लावा और मैग्मा, उसी के परिणाम स्वरूप ये बना है, तो उसको प्रवाह के अंतर्गत ही हम लाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां, भारत के देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है? भारत का जो देशांतरी विस्तार है उसका अंतर कितना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि चारों ऑप्शन आ जाएं। तो जो भारत का देशांतरी विस्तार है आपको पता होगा कितना है, अगर नहीं पता होगा तो आप इसको नोट कर लीजिए। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 से कितना है, 97 डिग्री, ठीक है, 97 डिग्री। और आपका हो जाएगा 97 डिग्री और 25 डेज, ठीक है। ये है 68 से 97 ठीक है, ये आपका देशांतरी विस्तार है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा लगभग 29, या यूँ मान लीजिए कि लगभग 30 डिग्री। तो प्रश्न यही कह रहा है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, लगभग 30 डिग्री हो जाएगा। अब मान लीजिए प्रश्न में अभी जो पूछा है कि भारत के देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है, अब इसी की जगह कहते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना होगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार भी आप याद रखे रहिए, समझे रहिए। ये आप जानते हैं कितना है, 8 से कितना है, 37.6, ठीक है, 8 से 37.6। तो ये भारत का ये भी लगभग 30 अक्षांश का इसका भी अंतर है। तो दोनों लगभग सेम ही हैं, आप इन दोनों को याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वो कब किया गया था, 1967 में। कब किया गया था, 1967 में, 1967 में। आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1967। जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया कि इस मॉडल सेट के प्रश्न के अलावा इससे इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बनेंगे मैं उसको भी इस वीडियो में शेयर करते चलूँगा। तो 1967 में, ठीक है।
और इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक मार्गन, मैकेंजी और पाकर, यानी ये सभी थे। इन तीनों ने मिल करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब बहुत सारे चैनल आपको भ्रामक जो है जानकारियाँ दे रहे हैं, इस प्रश्न का भी उत्तर गलत बता रहे हैं, तो आप ज़रूर उन चैनलों से दूरी बना के रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण आप जानते हैं ना, यानी ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर से, निचली हिस्सा जो आपका कन्याकुमारी वाला साइड है वो वाला हिस्सा पूछ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो 3214 किमी है, ठीक है, 3214 किमी। ये भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है। अगर इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे चले जाते हैं तो इसकी लंबाई में थोड़ी सी और वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही प्रश्न को घुमा दे थोड़ा सा कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण के स्थान पर अगर कह दे कि पूर्व से पश्चिम की अधिकतम लंबाई कितनी है, तब उसका उत्तर हो जाता 2933 किमी, यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ तक की जो लंबाई है वो 2933 किमी है। लेकिन यहाँ प्रश्न कर रहा है उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ इसका जो सही अंतर है, सही उत्तर है वह ऑप्शन ए 3214 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवहन सिद्धांत धारा किसने दिया? तो संवहन सिद्धांत धारा किसने दिया? तो ये आर्थर होम्स हैं, ठीक है। कौन है? आर्थर होम्स, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? तो आर्थर होम्स ने। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना है, ठीक है। यमुना सबसे लंबी सहायक नदी, ये यमुना जो है आकर के आपका इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, जो प्रयागराज, आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गौण प्लेट है? तो गौण प्लेट देखिए, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये मुख्य प्लेट हैं, यानी प्रधान प्लेट के अंतर्गत आते हैं। और ये जो अरेबियन प्लेट है ये गौण प्लेट है, ठीक है। कौन किस प्रकार का है? गौण प्लेट। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदमुख बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है, इसका उत्तर पता होगा आपको। अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए कि जो नर्मदा नदी है ये ज्वार नदमुख बनाती है। और ये गिरती कहाँ पे? अगर प्रश्न ये कह दे कि नर्मदा नदी किस महासागर में गिरती है, किस सागर में गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। और इसकी दिशा क्या होती है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। तो देखिए, एक नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं। बाकी इसके अलावा जो और नदियां हैं ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये ज्वार नदमुख नहीं बनाती हैं। आगे चलते हैं हम लोग, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस पूछ रहा है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? तो देखिए, इसका हम लोग उत्तर जानते हैं कि जो सबसे कठोरतम पदार्थ है वो क्या है? हीरा है। क्योंकि अब हीरा से भी 3 गुना अधिक कठोरतम पदार्थ की खोज की जा चुकी है, उस पर सर्च जारी है, लेकिन अभी जो हम लोग जानते हैं कि हीरा ही जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हीरा नहीं है। तो दूसरे नंबर पे जो हीरा के बाद जो सबसे कठोरतम पदार्थ आता है वो है कोरंडम, ठीक है। तो डी जो है वो सही जवाब है इसका, कोरंडम। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट प्लेस इन इंडिया? तो सबसे दक्षिणतम जो भारत का है वो कौन सा है? तो हम जानते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? तो सबसे दक्षिणी स्थान भारत का कौन सा है? तो हम जानते हैं कि वो है इंदिरा पॉइंट। क्योंकि यहाँ देखिए प्रश्न में थोड़ा सा क्लियर नहीं किया है ताकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज हों, और कुछ लोग इसमें कन्याकुमारी मारेंगे, कुछ लोग इसमें इंदिरा पॉइंट मारेंगे। जो अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि भारत की मुख्य भूमि का, ठीक है, अगर दिया होता है कि क्वेश्चन भारत में कि निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता तो वो कन्याकुमारी हो जाता। लेकिन
यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछता है कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब ये आपका उत्तर हो जाता है केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखिए अब यहाँ जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर है। लेकिन अब जो है जो ये स्टेटस है ये पुराना है। वर्तमान स्थिति क्या कहती है कि वर्तमान स्थिति जो बताती है कि भारत का जो है कि अब सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित है। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात है कर्नाटक के वाराही नदी पर। चूंकि ऑप्शन में यहाँ कुंचिकल जलप्रपात नहीं दिया है, इसलिए हम लोग जोग को सही मान रहे हैं। ठीक है, अब इसमें और ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं। हुंडरू दिया है, हुंडरू जो है विश्व का जो हुंडरू है विश्व का नहीं, भारत का जो है सबसे छोटा जलप्रपात है हुंडरू। ठीक है, और यहाँ दिया है बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ जो है वो झारखंड का जो है कि झारखंड का सबसे जो है कि बड़ा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ। और बूढ़ा घाघ जो है झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है। और ये जो लास्ट ऑप्शन है जोन्हा, ये झारखंड के रांची में अवस्थित है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन पे हम लोग बात कर लिए। जोग भारत का इस समय सबसे बड़ा है विकल्प के अनुसार में, और हुंडरू जो है सबसे छोटा, बूढ़ा घाघ झारखंड का सबसे बड़ा, और जोन्हा रांची में जलप्रपात स्थित है। आइए आगे चलते हैं। 20वां नंबर, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। किस कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। अगले प्रश्न को देखिए, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? ये बहुत बार प्रश्न में आया हुआ है, आप लोग के जुबान पर ये रटा होगा। कपास उत्पादन के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, सिंधु नदी कौन से सागर में गिरती है? अरब सागर में। देखिए अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके कुछ नाम मैं बताता हूं, जैसे सतलुज है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, सिंधु है, उसके अलावा नर्मदा है, ताप्ती है। तो ये सब जो नदियां हैं लगभग ये कहाँ गिरती हैं? ये गिरती हैं आपकी अरब सागर में। ठीक है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब जो नदियां हैं ये अरब सागर में। अब प्रश्न पूछे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो उसमें जो आएगा आपका महानदी, गंगा, गोदावरी और यमुना है। यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। और एक जो भारत की प्रवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। वो नदियां जो है ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के अंतर्गत आती हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? चंदन वन, तो चंदन वन जो है भारत के पर्णपाती वन के उदाहरण है। पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन कौन से होते हैं आप जानते ही हैं। आगे चलिए, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन कहलाती है। तो ये गर्म पवन क्या कहलाती है? लू कहलाती है। और झारखंड के बच्चे जानते हैं लू क्या होता है। अभी जो मौसम आ रहा है लू का ही मौसम आ रहा है। अभी कुछ बारिश हो गया जिसकी वजह से मौसम ठंडा है, नहीं तो अब तो हमको लू की अनुभूति होने लगती। आगे चलिए, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं उसका नाम नोट कर लीजिए। तो उनके नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों में एक नाम आ रहा है, वो नाम कौन सा है? झारखंड। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो केवल और केवल यहाँ जो चारों ऑप्शन है उसमें झारखंड है। अब प्रश्न अगर ये पूछ दे कि कर्क रेखा झारखंड के किन जिलों से होकर गुजरती है, तो कुल कितने जिले हैं झारखंड के? 2 जिले हैं, जो कि रांची और गुमला। ठीक है, रांची और गुमला जो है 2 जिले हैं जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? किस अक्षांश पर? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 डिग्री यानी 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है,
क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में जो 21 जून होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है। आपको याद होगा, अगर पढ़े होंगे तो, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है। और दोनों जो समान, यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो दोनों दिन समान होते हैं तो कब कब होते हैं? 22 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन समान होता है, यानी उनकी जो अवधि होती है दिन और रात की वो बराबर होती है। और 21 जून और 23 दिसंबर जो होता है, 21 जून और 22 दिसंबर, ये 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है और 22 दिसंबर जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उसी आधार पर यहाँ प्रश्न बन रहा है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? तो वो है आपका ऑप्शन बी, 23 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि यहाँ इसी दिन भारत हमारे यहाँ सबसे लंबा या सबसे बड़ा दिन होता है। आगे चलिए, 27वां प्रश्न देखिए, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से होता है? तो हम जानते हैं वायुमंडल में जितनी परतें हैं जिनमें मौसमी घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फियर के से रिलेटेड हैं। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में आती हैं। आगे चलिए, 28वां प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो ये भी आसान प्रश्न है, आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो ये जरूर जानते होंगे। 78.8%। ठीक है, 78.8%। ये 78.8 नहीं होता है, 78.08% होता है। तो ये होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। अब पूछ दे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन जो होता है वो 21%। ठीक है, कितनी होती है? 21%। आर्गन जो होता है वो, आर्गन कितना होता है? 0.93%। यानी आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिला करके कुल 99% गैसें हो गई। कुल गैसों का 99% केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। अब 1% जो बचा उसमें नियान ही आपका 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक गैस होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, ये जो है 0.03% ही है समझिए, और फिर भी इसका उत्पाद इतना मचा हुआ है। तो आगे चलिए, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, आगे देखिए, 30वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं ओर विक्षेपण होता है। तो ये जो दाएं ओर विक्षेपण होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहली जो गति है वो है घूर्णन, और दूसरी जो गति है वो है, पहली जो गति है वो है घूर्णन। ठीक है, और दूसरी जो है वो है परिक्रमण। कौन सी है? परिक्रमण। तो घूर्णन वो है जो पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री लटकी हुई है और घूमती है। परिक्रमण का मतलब होता है जब हम सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, घूर्णन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और परिक्रमण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। ठीक है, परिक्रमण के कारण ही जलवायु परिवर्तन होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, घूर्णन और परिक्रमण गतियाँ। तो इसके इर्द गिर्द वाले भी हम लोग प्रश्न को देखते चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे भी बताते चलूँ। 31वां प्रश्न है, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? तो महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति, आप जानते हैं कि महासागरों में ज्वार और भाटा आते हैं। क्या आते हैं? ज्वार और भाटा। तो ज्वार होता है जब सागर की जो लहरें होती हैं ऊपर उठती हैं ऐसे, तो इसे ऊपरी वाले हिस्से को हम ज्वार कहते हैं। और ये जब सागर की लहरें जब नीचे गिरती हैं तो ये नीचे वाली अवस्था को हम भाटा कहते हैं। ठीक है, ज्वार और भाटा, ये ज्वार भाटा आते कब हैं? ये अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं। ज्वार भाटा जो होते हैं कब आते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा को, यानी जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसके कारण जो है ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। तो ज्वार और भाटा, वैसे तो छोटे छोटे लहरें समुद्र में ऐसी उठती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो लहरें उठती हैं वो अमावस्या और पूर्णिमा को उठती हैं। ठीक है, तो 31वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ज्वार है, टाइड। ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित? तो वो टाइड से संबंधित है। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो जल का रूप गिरता है आप जानते हैं उसको हम लोग वर्षण या
वर्षा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए 33वां प्रश्न है, महासागरों का औसत लवणता है। औसत लवणता जो महासागरों की है वो कितने प्रतिशत है? वो तो 35% है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो वो है अक्षांश। ठीक है, अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र से दूरी, ये सभी जो है आपके किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकते हैं। यानी अगर अक्षांश को ही लें तो यदि विषुवत रेखा के अगल बगल के जो अक्षांश है वो ज़्यादा उच्च तापमान के होंगे, उत्तरी ध्रुव साइड के जो अक्षांश होंगे वे निम्न तापमान वाले होंगे, ऊंचाई में जो ऊंचे स्थान होंगे वहाँ तापमान कम होगा, जो निचली स्थान होंगे वहाँ तापमान ज़्यादा होगा, समुद्र के जो पास वाले होंगे वो गर्म होंगे, जो दूर वाले होंगे वो कम गर्म होंगे। तो इस आधार पर ये जो सभी है, ये ऑप्शन डी जो है ये सही है, तापमान को सभी प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? तो खादर बांगर बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार ये भी प्रश्न में आया हुआ है परीक्षा में। तो ये जलोढ़ मृदा से संबंधित है। ठीक है, खादर बांगर किस मृदा में होता है? जलोढ़ मृदा में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाती है? तो जब जो जल है वो गैस में यानी द्रव से जब गैस में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण होता है और ये वाष्प बन करके ऊपर जाते हैं। फिर क्या होता है? संघनन होता है, कंडेंसेशन। फिर ये संघनित होकर के बादल बनते हैं और फिर क्या हो करते हैं? संघनन होकर फिर ये वर्षण कराते हैं। ठीक है, तो तीनों देखिए अलग अलग चीज़ है। वाष्पीकरण, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो पानी है उसका वाष्पीकरण होता है सूर्य के ताप पर, तो ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर के संगठित होकर के बादल बनते हैं, संघनन होती है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर फिर वर्षा होता है और फिर वर्षा जो है फिर पानी समुद्र में आता है, फिर वहाँ से वाष्पीकरण होता है। ये एक सर्कल होता है और ये चलते रहता है, ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया एक प्रकार से चलती रहती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये भी कॉमन प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको याद होगा। दूरी का किसका मात्रक है? तो दूरी का, जो खगोलीय पिंड हैं उनकी दूरी को मापने का एक मात्रक है प्रकाश वर्ष। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, इनमें से सभी। तो आपदा प्रबंधन जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, ये आप कई बार नाम सुने होंगे, एनडीआरएफ। ठीक है, एनडीआरएफ ये क्या है? आपदा प्रबंधन से संबंधित एक संस्थान है, जहाँ कभी आपदा आता है तो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच जाती है राहत और बचाव के कार्य के लिए। तो इसका जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत निवारण आता है, पुनर्निर्माण और पुनर्निवास, ये सभी आते हैं। इनमें से सभी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो विश्व का अगर प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा महासागर तो होगा आपका प्रशांत महासागर। पूछ दे विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो भी आपका प्रशांत महासागर। सबसे गहरा देखिए एक मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त जो नाम है, तो ये प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है, इस वजह से ये जो है सबसे गहरा महासागर कहलाता है। अगर सबसे छोटा महासागर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, सबसे छोटा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पूछ रहा है तो आप प्रशांत महासागर को टिक करेंगे। अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर आ गए हैं। लास्ट प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 11 के सभी विषयों के मॉडल सेट जो है हमारे कॉमर्स गुरु चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो के जो प्रश्न उत्तर हैं वो सही लगें, तो आप चैनल के और भी वीडियो को देखें और अपने मित्रों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं पहले ही आपको बताया कि मेरा उद्देश्य होता है आपको सही और स्पष्ट जानकारी देना, भ्रामक जानकारियाँ दे करके आपको कंफ्यूज करना नहीं होता है। बहुत से बड़े बड़े चैनल हैं जो आपको अनर्गल की बातें, इधर उधर की बातें करके अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में पड़ते हैं, तो वो सब मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको सीधा और स्पष्ट जानकारी देना। आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं, हिंदी के, कॉमर्स के या अन्य जो आपके आर्ट से संबंधित विषय हैं उसको भी देख सकते हैं। आइए हम लोग फटाफट 40वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। सूर्यताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है? तो सूर्यताप की सबसे ज़्यादा जो मात्रा प्राप्त होती है वो भूमध्य रेखी यानी इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है, जो भूमध्य रेखी प्रदेश या क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जिसको विषुवत रेखी प्रदेश भी कहा जाता है या क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ जो होता है सूर्य की ताप जो है हमेशा सीधी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ सूर्य की ताप पड़ती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
किसी और मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।